एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को, जो कि आपका आता है बिजनेस लॉ के अंदर। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आपका ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फोर्स में आया था 1 सितंबर 1872 को। और इसमें देखो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म है इसका क्या मतलब है, उसको जानने से पहले कुछ और टर्म्स हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ पाओगे। ठीक है, तो वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म आती है आपकी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर क्या होता है, सपोज करो मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरा लैपटॉप खरीदोगे 50,000 रुपये में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑफर। फिर आपने बोला कि हाँ मैं इस लैपटॉप को खरीद लूँगा 50,000 रुपये में। आपने जब मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिल के बनाते हैं प्रॉमिस। और प्रॉमिस बनाने के बाद देखो आती है आपकी नेक्स्ट टर्म एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को आपको डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के अंदर। ठीक है, जिसमें ये बोला गया है एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब वो हर प्रॉमिस जो कि कंसिडरेशन हो जिसमें मौजूद हो। ठीक है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मिलके एक एग्रीमेंट बनाते हैं। वो सारे सेट ऑफ प्रॉमिसेस जिसमें कंसिडरेशन होती है उसको हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एग्रीमेंट के बाद आती है आपकी टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ हो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट आपको अभी मैंने बताया। और एनफोर्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है जिसको कोर्ट फोर्स में ला सकता है। ठीक है, जिसको लॉ लागू करवा सकता है तो उसे हम एनफोर्सिबल बाय लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक आपका एग्रीमेंट और सेकंड आपका एनफोर्सिबिलिटी। जब एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी ऐड कर देते हैं उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के क्या वैलिड एसेंशियल्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आपको ऑफर करा है आप मेरा लैपटॉप खरीदोगे। ठीक है, और एक वैलिड ऑफर होना चाहिए, एक लीगल आपका लॉफुल ऑफर होना चाहिए जहाँ पे कुछ भी इलीगल ना हो। ठीक है, फॉर सपोज देखो, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या आप मेरे से ड्रग्स खरीदोगे, तो ड्रग्स आपको पता है इलीगल होते हैं, ये एक इलीगल ऑफर है, तो उसमें हम एक उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं। अगर आप इस तरीके की कोई डील कर रहे हो, इस तरीके का कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। तो एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए और लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तभी उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेकेंड आता है आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। मतलब यहाँ पे आपकी जो इंटेंशन है वो स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए कि आप बाद में, मतलब इसको अगर आपने सामने वाले का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा है, अपनी बात आपने पूरी नहीं करी है, तो फिर आप उससे केस फाइल कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, फॉर सपोज आपके दोस्त ने आपको बोला कि आप मेरे घर पर रात को डिनर करने आना। ठीक है, आपने बोल दिया कि हाँ मैं आऊँगा और आप रात को नहीं गए, तो यहाँ पे कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये एक आपका सोशल एग्रीमेंट था, यहाँ पे आपका दोस्त आपके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता है, ना इसमें कोर्ट कुछ कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था बिल्कुल भी स्टार्टिंग से, तो इसे भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं। तो ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे आपका स्टार्टिंग से इंटेंशन हो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, कि अगर सामने वाला बंदा आपके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है तो आप उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे आप जब बदले में कुछ देते हो तो वो लॉफुल होना चाहिए। फॉर सपोज करो, देखो जब मैंने आपको ऑफर करा था कि मैं आपको लैपटॉप दे रही हूँ 50,000 में, ठीक है, तो वहाँ पे 50,000 मेरे लिए कंसिडरेशन होगी और आपको बदले में लैपटॉप मिल रहा है 50,000 के, तो आपके लिए लैपटॉप कंसिडरेशन होगी। ठीक है, तो वो जो कंसिडरेशन होती है वो लीगल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ इलीगल सामान दे के उससे और बदले में उससे कुछ काम करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन होती है एक कॉन्ट्रैक्ट में आपका, वो लीगल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, आप अपने खुद के साथ ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट 2 लोगों का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो जो 2 लोग हैं वो यहाँ पे पार्टीज होती हैं आपकी। और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब है कि जो 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कैपेबल हों। ठीक है, कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, मतलब दिमाग
दिमाग जिसका थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। या फिर लॉ ने जिन लोगों को अनकैपेबल डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, वो लोग भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब है कि जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो एक कैपेबल होने चाहिए। कोई माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो माइनर कभी भी लायबल नहीं रहेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से लॉ ने भी कुछ लोगों को अनकैपेबल डिक्लेयर कर रखा है, तो वो लोग नहीं कर सकते हैं। कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन भी नहीं एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में आपका, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए। अगर आप किसी को डरा धमका के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो पर्सन जब चाहे तब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है या उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से साफ मना कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आता है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे आप जिस भी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो वो आपका मोटिव लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। इलीगल नहीं होना चाहिए। किसी इलीगल पर्पस के लिए, किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट में जब एंटर हो रहे हो तो उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखो, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि ठीक है तुम उसकी बाइक चुरा के ले आओ और मैं बदले में तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, या फिर आपको उसको कुछ और देने का प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे चोरी क्या है? चोरी आपका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप इलीगल चीज़ कर रहे हो तो उसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग और रजिस्ट्रेशन। देखो राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में क्या होता है ना, आपका जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में रिटन में करवाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट को, तभी कोर्ट उसको फोर्स में ला सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपने ओरली उसको पैसे दे दिए और उसने बोल दिया कि हाँ ये प्रॉपर्टी आज से आपकी है, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहता है। कल को अगर वो प्रॉपर्टी आपको नहीं दे रहा है तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ केसेस में रिटन होना बहुत ज़रूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट का। और यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होता है। अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हो, कोई लैंड खरीदते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आपको उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ केसेस में रिटन में होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सर्टेनिटी। सर्टेनिटी देखो जब आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो उसमें पॉसिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो तो उसको हम एग्रीमेंट नहीं मान सकते हैं, और जब वो एक एग्रीमेंट ही नहीं रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो सर्टेनिटी का मतलब देखो, सपोज करो कोई ए है, एक पर्सन, एक बी है, ठीक है। तो ए ने बोला मैं तुम्हें 100 टन ऑयल बेचूंगा, ठीक है, और बी की शॉप है ऑयल की, वो अलग अलग वैरायटी के ऑयल्स रखता है, ठीक है, और उसने हाँ बोल दिया। अब देखो यहाँ पे ए और बी ने एग्रीमेंट किया, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। ए ने कौन से ऑयल खरीदने हैं उसने कुछ भी नहीं बताया, बी ने भी कितने पैसे लेगा वो उसके बदले में, कब डिलीवर करेगा ऑयल, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते हम लोग इसको, ठीक है। जब आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो यहाँ पे सर्टेनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब देखो आप जो भी एग्रीमेंट कर रहे हो उसको परफॉर्म कर पाना पॉसिबल हो, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो आपका फ्रेंड है, वो आपको बोल रहा है कि मैं जादू करके ना तुम्हें सारे चांद तारे तोड़ के ला के दे सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं ला सकता, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ये काम कर पाना, तो यहाँ पे वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए। ये आपके सारे एसेंशियल्स हो गए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।